हेलो एवरीवन, हम लोग आज मोल कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ बेसिक्स फार्मूला वगैरह देखा था मोल कॉन्सेप्ट पर। थोड़ा सा अभी और उसमें बाकी है, हम लोग उसको देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लगाएंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में कुछ चीज़ें जो अनडिस्कस्ड रह गई थी, हम लोग पहले उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम का मतलब होता है एटॉमिक मास ऑफ एटम, एटॉमिक मास ऑफ एटम। जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूं कि 1 ग्राम नाइट्रोजन एटम, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 7 ग्राम नाइट्रोजन, 7 ग्राम नाइट्रोजन। जैसे मैं आपसे कहूं, ये पहली बात हुई। दूसरी बात मैं आपसे कहूं 1 ग्राम मॉलिक्यूल, तो इसका मतलब हो गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कह दूं कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2O, इसका मतलब ये हुआ कि 18 ग्राम H2O। एज द मोलर मास ऑफ H2O इज 80। तो ये लास्ट क्लास में आपका छूट गया था, मैंने डिस्कस नहीं कर पाया था, या यूं कहिए दिमाग में क्लिक नहीं किया। तो ये थोड़ा सा न्यूमेरिकली आपको कहीं यूज करने को मिलेगा। अब हम लोग थोड़ा सा गैसियस मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे। गैस में हम लोग मोल वगैरह कैसे कैलकुलेट करेंगे वो, क्योंकि गैस के बारे में लास्ट क्लास में मैं कुछ बोल नहीं पाया था। देखिए, जब किसी भी गैस को उसके मोलर मास के बराबर हम लेते हैं तो STP पर उसका जो मोलर वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अंडर इसी को हम लोग अवोगाड्रो हाइपोथेसिस भी कहते हैं। अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर हम 2 ग्राम हाइड्रोजन लेते हैं, 10 ग्राम हीलियम नियॉन लेते हैं, 28 ग्राम नाइट्रोजन लेते हैं, या 32 ग्राम ऑक्सीजन लेते हैं, या 44 ग्राम CO2 लेते हैं, या फिर 64 ग्राम SO2 लेते हैं, या फिर 17 ग्राम NH3 लेते हैं। देखिए सभी मैंने गैस लिया हुआ है। आप लोग जानते हैं कि जितने भी इनर्ट गैसेस हैं वो मोनो एटॉमिक होते हैं, तो उनका एटम भी वही, मॉलिक्यूल भी वही। तो देखिए मैंने सबको उसके मोलर मास के बराबर ले रखा है। सॉरी, इसका 20 ग्राम होगा ना, सबको मैंने उसके मोलर मास के बराबर ले रखा है। तो STP पर इन सभी का जो वॉल्यूम होगा वो 22.4 लीटर होगा। 22.4 लीटर एट STP। ठीक, आप सोचिए कि 2 ग्राम हम हाइड्रोजन ले, चाहे 64 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड ले, वॉल्यूम उतना ही होगा। और इसी को हम लोग कहते हैं मोलर वॉल्यूम, ठीक है, इसी को मोलर वॉल्यूम कहते हैं, और डिनोट करते हैं इसको सम टाइम्स Vm से। देखिए अवोगाड्रो में और हाइपोथेसिस में, अवोगाड्रो हाइपोथेसिस में और बर्जीलियस हाइपोथेसिस में समानता है थोड़ा सा स्टेटमेंट का,
बस डिफरेंस क्या है एटम और मॉलिक्यूल का। जैसे देखिए अवोगाड्रो हाइपोथेसिस में हम लोग क्या बताते हैं, जैसे अवोगाड्रो ने कहा था कि अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम, देखिए इक्वल वॉल्यूम मैंने लिया सबका 22.4 लीटर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स द इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यही आपका अवोगाड्रो हाइपोथेसिस है, यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अवोगाड्रो नंबर। बात समझ में आ रहा है? अब इसको हम थोड़ा सा फॉर्मुलेट करेंगे ताकि हम लोग न्यूमेरिकली इसको यूज कर पाए। अच्छा, बर्जीलियस के बारे में मैंने नहीं बोला, बर्जीलियस भी यही कहते हैं, बर्जीलियस का पहले का स्टेटमेंट था, मॉलिक्यूल बाद में आया था, इसलिए अवोगाड्रो बाद में का है। बर्जीलियस कहते थे अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स द इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। आप देखिए यहाँ पे इसकी एटॉमिसिटी 2, इसकी एटॉमिसिटी 1 2 2 3 3 4, सबकी एटॉमिसिटी अलग अलग है, लगभग डायटॉमिक को छोड़ दीजिए तो देखिए एटॉमिसिटी अलग अलग है ना, इसकी सेम है, इसकी सेम है, इसकी सेम है, इन दोनों की सेम है, बाकी सबका अलग अलग है। तो n की वैल्यू डिफर है, यानी कि नंबर ऑफ एटम सब में डिफर होगा। यही हाइपोथेसिस बर्जीलियस का गलत हो गया था, तो बाद में अवोगाड्रो से ये सही हो गया। तो अवोगाड्रो में हम ये कह सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अवोगाड्रो नंबर, मतलब कितने उसमें मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल हैं। अब इसको थोड़ा हम लोग फार्मूले टाइप में लिखेंगे जो हम लोग न्यूमेरिकली इस्तेमाल करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे V यानी वॉल्यूम एट STP इज इक्वल टू मोल इंटू अवोगाड्रो नंबर। ये हम लोग वहां लिखते थे, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोल इंटू मोलर वॉल्यूम। यानी कि अगर यहां से मोल अगर आप देखें तो V एट STP डिवाइडेड बाई Vm, यानी कि गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, ये कह सकते हैं आप। अगर गैसियस के फॉर्म में आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो तो गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाई मोलर वॉल्यूम, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स किसी भी गैसियस कंपोनेंट का मिल जाएगा। फिर अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको निकालना है, तो वैसे ही जैसे हम लोग पीछे प्रोसीड करते थे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल इंटू अवोगाड्रो नंबर, जैसे भी पीछे हम लोग करे थे। फिर देखिए अगर आपको एटम निकालना हो, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इंटू m इंटू Na। इनफैक्ट ये क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, साफ देखिए। और ये मैं पिछले क्लास में आपको बता चुका हूं, ये क्या है, एटॉमिसिटी, मतलब नंबर ऑफ एटम कंटेन्ड इन द मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। ठीक, एक मॉलिक्यूल में जितने एटम होंगे वो इसकी एटॉमिसिटी। तो बेसिकली बस यही आपको यहाँ पे ध्यान देना था। और एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लीजिए, हालांकि ये इससे रिलेटेड नहीं है, ड्यूलॉन्ग पेटिट रूल, इसमें क्या था, मॉलिक्यूलर वेट शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, इनटू स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू 6.4, अप्रॉक्स 6.4। इससे हम जनरली इसका इस्तेमाल हम करते हैं उसको मोलर मास निकालने के लिए। न्यूमेरिकली ये भी कहीं आपको दिया रहता है, तो न्यूमेरिकल में हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ड्यूलॉन्ग पेटिट हो गया, और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम, चलिए जैसा भी जहाँ आएगा वहाँ हम लोग देखेंगे ना। अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना।
तो कुछ बहुत हल्के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। जैसे देखिए मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 obtained at STP during the decomposition of 0.1225 gram of KClO3 पोटेशियम क्लोरेट। देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप। सबसे पहले ये प्रॉब्लम है बेस्ड ऑन स्टाइकियोमेट्री। सबसे पहले हम लिख लेते हैं। देखिए KClO3 ये पोटेशियम क्लोरेट है। इसका जब आप थर्मल डिकम्पोजिशन कराएंगे, ध्यान रखिएगा थर्मल डिकम्पोजिशन में केवल डेल्टा का साइन होता है और थर्मल डिसोसिएशन में साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी होता है। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, थर्मल डिकम्पोजिशन में सिर्फ डेल्टा का साइन होता है, जबकि थर्मल डिसोसिएशन में साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी होता है। ठीक ना। और इस रिएक्शन को सबसे पहले सीले ने किया था 1777 में टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन इन लैबोरेटरी। और दिस रिएक्शन कैन बी इंक्रीज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ MnO2। पाइरोलिसाइड कहते हैं इसको या फिर मैंगनीज डाइऑक्साइड कहते हैं डालने पर इसमें। अब इसको रिएक्शन लिख दीजिए 2KCl + 3O2। ठीक ना। देखिए बहुत सिंपल है, 2 मोल गिव्स 3 मोल्स। आपको देखिए न्यूमेरिकली ऑक्सीजन लिखना है, बता कैलकुलेट करना है, तो बस आप न्यूमेरिकल में देखिए जब बैलेंस केमिकल इक्वेशन आप लिखेंगे तो 2 मोल KClO3 से आपको 3 मोल ऑक्सीजन मिलता है। तो इस मास को आप मोल में कन्वर्ट कर लीजिए, तो उतने मोल से आपको कितना मिलेगा, यू कैन जस्ट कैलकुलेट। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 क्या हो जाएगा, वेट इन ग्राम पर मोलर मास 0.1225 डिवाइडेड बाई 122.5। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि इसका मोलर मास होता है 122.5 ग्राम पर मोल, है ना। अब इसको अगर आप जब सॉल्व करेंगे तो यू गेट 10⁻³ मोल। तो यहाँ पे आप देखिए एकदम सिंपल आप लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 moles 10⁻³ moles, let us say this will give x mole। तो this divide by this divide by this, 2 divide by 10⁻³ is equal to 3 divide by x। सॉल्व कर लीजिए x को, 3/2 into 10⁻³ आप साफ देख पा रहे हैं कि 1.5 into 10⁻³ मोल्स ऑफ O2 विल ऑब्टेन। चेक कर लीजिएगा, मैंने जल्दीबाजी में किया है, 2x हो गया तो ये 3, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता था कि कितने ग्राम ऑक्सीजन लिबरेट होगा, कितना लीटर होगा, कितना मोल होगा। बात समझ रहे हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, या मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए। ये आपका कितना मोल रिलीज हुआ ये हमें पता चल चुका है। अब मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, इसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा। यहाँ पर देखिए किसी भी गिवन केमिकल इक्वेशन से आप क्या क्या कर सकते हैं, हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे देखिए इस क्वेश्चन में हमसे मोल पूछा गया था, इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, मोल कितना मिलेगा ऑक्सीजन का, है ना। तो हम यहाँ पे लिखे, हम लोगों ने लिखा देखिए 2 मोल 3 मोल। अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, 2 into 122.5 मतलब ग्राम मोल रिलेशन आप निकाल सकते हैं। डायरेक्ट ग्राम वेट से भी आप मोल निकाल सकते हैं। फिर देखिए अब मैं बार बार ये नहीं लिख रहा ना, देखिए ग्राम रिलेशन से भी आप निकाल सकते हैं। फिर देखिए मोल 3 into
Vm। अब इस Vm को आप चाहे लीटर में चाहे ml में कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो अपनी सुविधा के अनुसार मोल मोल, ग्राम मोल, ग्राम ग्राम, मोल वॉल्यूम, ग्राम वॉल्यूम, मोल वॉल्यूम, व्हाटएवर, हम डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन से डेराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था। अब हम लोग जो पीछे पढ़ चुके थे उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे एकदम सिंपल है, पहले सिंपल से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन कैलकुलेट, या शॉर्टकट में लिखते हैं ना बेटा, शॉर्टकट में लंबा लैंग्वेज देने की कोई जरूरत नहीं है। कैलकुलेट द मोलारिटी m इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क व्हेन 0.53 ग्राम of Na2CO3 in 250 ml of H2O। अब इसको अगर लैंग्वेज फ्रेम करेंगे आप, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन व्हेन 0.53 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज डिसॉल्व्ड इन 250 ml ऑफ वाटर। लैंग्वेज क्रिएट हो जाएगा। तो देखिए बहुत सिंपल है। दिस इज व्हाट वी कॉल चौनिया टाइप क्वेश्चन। अभी हम लोग हार्ड पर आएंगे। देखिए सॉल्यूशन करना क्या है आपको, देखिए यहाँ पे सिंपली मोलारिटी वाला रिलेशन लिखिए, WB अपॉन MB इंटू 1000 डिवाइड बाई V, वॉल्यूम इन लीटर, बिकॉज इट हैज बीन, यहाँ एमएल में लिखेंगे क्योंकि ये 1000 में दे रखा है। अब देखिए ये क्या है आपका वेट इन ग्राम, दिस इज WB। इसका मोलर मास अगर आप कैलकुलेट कर देंगे तो यू फाइंड 106, क्योंकि सोडियम का होता है देखिए 23, तो 23 इंटू 246, कार्बोनेट का होता है 60, तो आप जोड़िएगा तो इट विल कम अप टू 106 ग्राम पर मोल, है ना। अब बस रख दीजिए 0.53 डिवाइड बाई 106 इंटू 1000 डिवाइड बाई 250, एक जीरो से एक जीरो, 100 से इसमें इंटू कर दीजिए और ये हो जाएगा आपका हाफ। समझ में आ रहा है? कैलकुलेट कर लीजिएगा और जो आएगा वो विद कैपिटल M आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल था। अब देखिए क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ, आप देख लीजिएगा कितना इसका आंसर आएगा। बहुत सिंपल है। अब देखिए एक क्वेश्चन, मोलारिटी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ऑफ प्योर HCl लिक्विड, ऑफ प्योर HCl लिक्विड ऑफ डेंसिटी कुछ भी ले लेते हैं 16.17 एन ऑल, कुछ भी ग्राम पर सीसी। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ प्योर HCl लिक्विड ऑफ डेंसिटी दिस मच। ठीक, ये क्वेश्चन है। अब लगेगा कैसे, देखिए जो मोलारिटी में मैंने आपको फार्मूला बताया था कि x इंटू डी इंटू 10 डिवाइड बाई MB, ये बताया था मैंने। जब परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इज गिवन हो तो आप कहेंगे कि सर इसमें तो परसेंटेज दिया नहीं है, तब हम ये क्यों लिख रहे हैं? बिल्कुल लिखेंगे। देखिए हम इसलिए लिखेंगे क्योंकि प्योर HCl लिक्विड का मतलब सिर्फ और सिर्फ HCl है, इसमें और कुछ नहीं है। यानी कि x की जगह 100 हम लोगों को लिखना पड़ेगा, बस इसका लॉजिक यही था। 100 इंटू डेंसिटी इज गिवन 16.17, 10 मोलर मास HCl का कितना होता है 36.5, तो क्लोरीन का 35.5 और हाइड्रोजन का 1, तो जो भी आएगा लिख दीजिएगा, वो सीधे सीधे आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए अब एक दूसरे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं।
क्वेश्चन ऑफ 30% W/W H2SO4 whose density is given 1.24 ग्राम पर cc। आपसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 30% वेट बाय वेट H2SO4 सॉल्यूशन whose density is 1.24 ग्राम पर cc। देखिए इसको मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा, मैनुअल भी और एक शॉर्टकट ट्रिक से भी। ठीक है, तो पहले शॉर्टकट ट्रिक लगा देते हैं। देखिए यहाँ पर मोलारिटी इज इक्वल टू x इंटू डी इंटू 10 डिवाइड बाई mb। रखिए x कितना है 30%, 30% इंटू डी कितना है 1.24, 10 डिवाइडेड बाई 36.5। इसको आप कैलकुलेट कर, मैं यही कर दे रहा हूँ। हालांकि इक्वल टू विद इन अ लाइन हम नहीं लिखते हैं, हम लोग को ये वाला साइन बना करके आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन आप न्यूमेरिकली ऐसे करिए, जब आप एग्जाम में करेंगे, बोर्ड के एग्जाम में, अपने इंटरनल एग्जाम में, क्लास 11-12 में, तो आप इक्वल टू के नीचे इक्वल टू बना करके करेंगे। ऐसे इक्वल टू मैथमेटिक्स में गलत हो जाता है। तो मैं इसको चेक कर ले रहा हूँ ये कितना आ रहा है। 300 10 से इंटू करेंगे तो इंटू 1.2 372 आया है। 372 डिवाइड बाई H2SO4 है ना, तो 98 होगा, सॉरी, ग्राम पर मोल इसका मोलर मास। तो यहाँ पे कितना होगा 98 से इसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाई 98, 3.79 मोलर, ये आपका आंसर आ गया है ना। तो कई जगह इसको लोग मानते नहीं है, सही कहते हैं नहीं ये सही नहीं है। तो देखिए जो एक्चुअल तरीका है वो ये रहा आपके पास। देखिए 30% का मतलब क्या हुआ इसका, पहले तो आप ये जानिए कि मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि 30 ग्राम ऑफ H2SO4 is dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन में 30 ग्राम H2SO4 है। और आप जानते हैं कि सॉल्यूशन इज इक्वल टू सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन आपका 100 ग्राम है, सॉल्यूट आपका 30 है, तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, सॉल्वेंट को हम लिख देते हैं, लिख ही देते हैं सॉल्वेंट को पूरा। सॉल्वेंट इज इक्वल टू 70 ग्राम। अब मोलारिटी का जो हमारे पास फार्मूला है उसमें आपका है WB/MB 1000 डिवाइड बाई V। हमको वॉल्यूम चाहिए, लेकिन हम लोगों ने सॉल्वेंट का मास निकाला, नो इशू, इस मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम जानते हैं कि D इज इक्वल टू M/V, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा M/D। M क्या है आपके पास 70, D क्या है 1.24। देखिए डेंसिटी इज गिवन 1.24, तो 70 डिवाइड बाई 1.24, ये आ गया आपका 56.54, 56.54। बस हो गया। अब मोलारिटी वाले क्वेश्चन में रखिए, मोलारिटी इज इक्वल टू WB/MB इंटू 1000 डिवाइड बाई V। वैल्यूज रखिए, WB कितना है 30 ग्राम, मोलर मास ऑफ H2SO4 इज 98, इट इज 1000 डिवाइड बाई 56.54। इसको आप सॉल्व करिएगा तो यू गेट द सेम 3.79 मोलर। एक्चुअली ये एकेडमिक मेथड है और ये आप कंपटीशन में लगाते हैं सो दैट यू मे हैव सडन आंसर, तुरंत आपका 2 4 5 10 सेकंड में निकल जाए। जिसका कैलकुलेशन फास्ट है वो तुरंत निकाल लेगा। हम लोग का आदत नहीं है कैलकुलेशन, इसलिए हम लोग कैलकुलेटर से आपको बता रहे हैं। ठीक है, मैं इसको रब कर दे रहा हूँ।
अब देखिए क्वेश्चन ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ H2O required to make 1 liter of 30% H2SO4 solution from 80% solution जिसकी डेंसिटी रहेगी 1.24 ग्राम पर सीसी फ्रॉम 80% W/W H2SO4 जिसकी डेंसिटी होएगी 1.84 ग्राम पर सीसी। ये क्वेश्चन है आपके पास। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ H2O रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर ऑफ 30% H2SO4 सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी 1.24 ग्राम पर सीसी फ्रॉम 80% W/W H2SO4 ऑफ डेंसिटी 1.84 ग्राम पर सीसी। देखिए ये सीधे सीधे डाइल्यूशन बेस्ड प्रॉब्लम है। पहले इस प्रॉब्लम को समझिए। ये लैब टेक्निक है, लैब में इसका इस्तेमाल होता है। जैसे देखिए जनरली जो लैब में सप्लाइड H2SO4 होता है ना, वो इस तरह से गैलन में भरा होता है और वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो ये मान लीजिए कि आपका 80% वाला है और इसकी डेंसिटी 1.84 ग्राम पर सीसी है। तो इससे पहले तो आपको ये पता करना है कि कितना वॉल्यूम हम निकालें, कितना वॉल्यूम हम इसका निकालें कि हमको एग्जैक्टली 1 लीटर 30% H2SO4 ऑफ डेंसिटी 1.24 ग्राम पर सीसी का मिल जाए। तो सबसे पहले तो आपको ये वॉल्यूम पता करना पड़ेगा। देखिए कॉन्सेंट्रेटेड से डाइल्यूटेड सॉल्यूशन आपको बनाना और लैब का ये टेक्निक है। लैब में जो आपका जब आप पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि लैब में एक लैब असिस्टेंट होता है, वो डिजायर्ड रिजल्ट बनाता है। तो कैसे बनाता होगा? दीज आर द टेक्निक्स। इसी टेक्निक से वो लोग बनाते हैं सॉल्यूशन को, क्योंकि लैब में जो सब ऐसा नहीं कि आपको एक नॉर्मल या 1 मोलर 2 मोलर 5 मोलर 10 मोलर का डिफरेंट H2SO4 का सॉल्यूशन मिलेगा मंगाएंगे तो नहीं, एक ही मिलता है, हाईली कंसंट्रेटेड मिलता है जैसे ये। फिर उससे हम लोग डिफरेंट कंसंट्रेशन का बनवाते हैं कि इतना निकाल करके इतना पानी मिला दीजिए, ये तैयार हो गया। तो ये टेक्निक है। तो अब देखिए हम लोग करेंगे कैसे। सबसे पहले दोनों की मोलारिटी, जो कि दोनों का परसेंटेज और डेंसिटी दिया है, तो यूजिंग द सेम रिलेशन यू कैन जस्ट कैलकुलेट। अभी इस वाले कंडीशन पर पीछे हम लोगों ने करा था, तो इसकी मोलारिटी कितनी आ रही थी? m इज इक्वल टू कितना रहा? 3.79 ना, हाँ प्रोबेबली इतने आ रहा था। अब इसका कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। m इज इक्वल टू x इंटू d इंटू 10 डिवाइड बाई mb। जस्ट पुट द वैल्यूज। x की वैल्यू 80% है, d है आपका 1.84 एंड दिस इज 10 एंड दिस इज डिवाइड बाई 98। लेट मी चेक आउट हाउ मच इट कम्स आउट टू बी। 80 इंटू 1.84 ये आएगा आपका 1472 डिवाइड बाई 98। तो इट हैज टू बी डिवाइड बाई 98। 15.02 मोलर। ठीक, देखिए यानी कि जो लैब में गिवन H2SO4 था, जो सप्लाइड था, जो हम लोगों को मिला था, वो उसकी मोलारिटी थी 15.02 मोलर। अब हमें बनाना कितना है? 3.79 मोलर सॉल्यूशन हमें बनाना है, मतलब डाइल्यूट करना है। तो जाहिर सी बात है मैंने डाइल्यूशन इक्वेशन आपको बता रखा है। देखिए M1V1 इज इक्वल टू M2V2। एक तरफ आप कॉन्सेंट्रेटेड ले लीजिए, एक तरफ आप
डाइल्यूटेड ले लीजिए। कंसंट्रेटेड की मोलारिटी यू हैव जस्ट कैलकुलेटेड 15.02 V1, यानी कंसंट्रेटेड का कितना वॉल्यूम आपको चाहिए आपको पता ही नहीं है, नहीं पता। लेकिन जो डाइल्यूटेड आपने बनाया उसकी मोलारिटी कितनी है 3.79 और वॉल्यूम कितना है 1000 ml। 1 लीटर बनाना है ना, तो 1 लीटर का मतलब 1000 ml। एक्चुअली मैं 1 भी करके कर सकता था, लेकिन पॉइंट वैल्यू बहुत कम आता, तो मेजर करने में उसको लीटर में दिक्कत होता है, इसलिए ml में कन्वर्ट किया है। अगर आप चाहें तो आप यहाँ 1 करके भी कर सकते हैं, लेकिन फिर वो आपको जैसे करना रहेगा 0.152 लीटर। अब देखिए इस तरह की वैल्यू थोड़ा सा और नहीं लग रहा, इसीलिए मैंने ml में कर दिया। अब अगर ml में होगा तो ये 152 ml आएगा, में भी कुछ भी आएगा मुझे नहीं पता, 152 ml आएगा। तो इसको आप आराम से ml वाले इंस्ट्रूमेंट से कैलकुलेट करके मेजर करके निकाल सकते हैं। अब देखिए, अब यहां से V1 आपको क्या मिलेगा 3790 डिवाइड बाई 15.02, यही मिलेगा ना। भाई 1000 से इंटू कर दीजिए, डिवाइड बाई 15.02, 252 ml। ये एकदम करेक्ट वैल्यू है जो कैलकुलेटर हमें बता रहा है, यानी कि इस एसिड की जो रिक्वायरमेंट होगी वो आपको 252.33 ml इसमें से आपको निकालना होगा और बाकी आपको पानी मिलाना होगा, ठीक है। यानी कि वॉल्यूम ऑफ H2O रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, ये 1000 डिवाइड बाई 252.33, 252.33, यानी कि अगर 250 मान लें तो 750 ml, यानी कि 750 में फिर ये 3 घटा दीजिए 47.67 ml, यानी इतना वाटर आपको चाहिए होगा। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 747.67 ml होगा, ठीक है। ये आपका डाइल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन था। मैं रब कर दे रहा हूँ, अब लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी जो क्वेश्चन हल्के हल्के हैं जो मुझे याद है वो मैं करा रहा हूँ, फिर अभी मैं बुक से कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। आप आरसी मुखर्जी वगैरह ये अगर होगा तो लगाइएगा, अगर क्वेश्चन नहीं होता है तो उसको यूट्यूब पे या जो हमारे कांटेक्ट में है पर्सनल व्हाट्सएप पर छोड़ दीजिएगा, मैं आपको सॉल्यूशन ऐसा ही बना करके दे दूंगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन एक है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट इन 1.8 ग्राम mixture when heated till a final mass is found to be 0.96 ग्राम। ये क्वेश्चन है। अब देखिए मैं इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान समझिएगा। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट इन 1.84 ग्राम मिक्सचर व्हेन दिस मिक्सचर वाज हीटेड टिल ए फाइनल मास इज फाउंड टू बी 0.96 ग्राम। आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक मिक्सचर है हमारे पास 1.84 ग्राम का, जिसमें कि मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों हैं, दोनों को इतना गर्म किया गया जब तक कि फाइनल मास 0.96 न बचे।
ठीक, ये स्टाइकोमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है। लेट अस ट्राई टू सॉल्व इट। अब देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहला काम एक करिए, देखिए न्यूमेरिकली आपको दिया क्या है, MgCO3 प्लस CaCO3 इज इक्वल टू 1.84 ग्राम। तो इन दोनों में से किसी एक को आप x मान लीजिए। तो हम मैग्नीशियम पहले लिखा हुआ है तो मैं इसको x मान लेता हूँ कि लेट अस से कि इसका अमाउंट x ग्राम है। तो ये कितना हो जाएगा 1.84 माइनस x ग्राम। ठीक, अच्छा अब देखिए इसका हीटिंग इफेक्ट। मैग्नीशियम कार्बोनेट को जब आप स्ट्रांगली हीट करते हैं तो डिकम्पोज होकर के MgO प्लस CO2 देता है और ये CO2 स्केप आउट हो जाएगा, उड़ जाएगा, ठीक ना। और सिमिलरली इसी तरह जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे स्ट्रांगली तो दिस गोइंग टू गिव यू आल्सो द सेम CaO प्लस CO2 एंड दिस विल आल्सो स्केप आउट, ये भी उड़ जाएगा। अब देखिए मोलर मास इसका 84 ग्राम। मैग्नीशियम कार्बोनेट गिव्स ऑक्सीजन का 16 और 40 56 ग्राम ऑफ MgO, है ना। सेम कॉन्सेप्ट यहां पर लगाइए। 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स ऑक्सीजन, कैल्शियम का 40 और ये 56 ग्राम। तो कहीं कुछ गड़बड़ी हो रहा है क्या, ऑक्सीजन का 16 16 एंड 24 comes out with 40, this is 40 ग्राम, ठीक ना, 40 ग्राम। अब देखिए 84 ग्राम gives this much ग्राम, तो x ग्राम कितना देगा, यू कैन जस्ट कैलकुलेट। देखिए या 80 जैसे न्यूमेरिकली मैं एक में कर रहा हूँ उस वाले में मैं डायरेक्ट करूंगा। देखिए 84 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट गिव्स दिस मच। लैंग्वेज आप यहाँ प्रिंट कर सकते हैं टू बी अंडरस्टैंडिंग कि 84 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स 40 ग्राम ऑफ MgO। तो 1 ग्राम कितना देगा, 40 डिवाइड बाई 84 ग्राम ऑफ MgO। तो x ग्राम कितना देगा, इनटू हो जाएगा 40 इंटू एक्स डिवाइड बाई 84 ग्राम ऑफ MgO। सिमिलरली अब यहां पर मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 1.84 माइनस x ग्राम कितना देगा, 56 डिवाइड बाई 100 इंटू 1.84 माइनस x ग्राम। ये बात समझ में आया। x ग्राम से हमको MgO इतना मिला और इतने ग्राम से हमको ये इतना मिला। अब देखिए इन दोनों को हम जब स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं तो इसमें का भी CO2 और इसमें का भी CO2 स्केप आउट, तो फाइनली बच क्या रहा है, MgO प्लस CaO, MgO प्लस CaO, यानी कि जो फाइनल मास बचा हुआ है वो MgO और CaO का मास बचा हुआ है। यानी कि अगर हम इक्वेट कर दें इन दोनों को, दिस वन प्लस दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, सो वी कैन हैव x, है ना। तो आगे देखिए अब क्या करते हैं हम लोग, मुझे रफ करना पड़ेगा लेकिन ऐसे रफ करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। पहले हम लिख लेते हैं एक लाइन। देखिए मास ऑफ MgO प्लस मास ऑफ CaO इज इक्वल टू 0.96। दिस इज एज पर द क्वेश्चन। नाउ व्हाट वी हैव, 40x डिवाइड बाई 84 प्लस दैट वन 56, 1.84 माइनस x डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 0.96।
अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे आप। अब मैं इसको रब कर दे रहा हूँ पूरी तरह से, क्योंकि अब इस लाइन का मुझे कोई काम नहीं है। अब इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है, अब इस चीज को हम लोगों ने सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं ना कि इसको एकदम छोटा कर देते हैं, क्योंकि देखिए फिर एलसीएम लेंगे 100 into 84, फिर इसमें 100, फिर इसमें 84 का इंटू, फिर इधर ये ले जाएंगे, तो इट सीम्स टू बी क्वाइट लेंथी। सो जस्ट मेक इट अ बिट शॉर्ट। हम कहते क्या है कि 40 डिवाइडेड बाई 84, ये मिला हमें 0.476 x, 0.476 x प्लस ये हो जाएगा आपका 0.56, 1.84 माइनस x इज इक्वल टू 0.96। अब इसका इसमें इंटू अंदर कर दें, ये क्या हो जाएगा आपका 0.56 इंटू 1.84, तो ये आ गया 1.304। ये जब आगे हम सॉल्व करेंगे, ये 0.476x प्लस इसका मैंने इंटू करा, इट केम आउट टू बी 1.03 माइनस 0.56x इज इक्वल टू 0.96। ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं तो लग रहा है? नहीं, गड़बड़ तो नहीं है फिलहाल। अब देखिए इसको घटा दीजिए इसमें से, ये घट जाएगा तो x मिल जाएगा, इसको उठा करके उधर ले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.56 माइनस 0.056 माइनस 0.476 0.084। देखिए मैं कर क्या रहा हूँ, मैं इन दोनों को हटाऊंगा तो ये निगेटिव बचेगा, उसको उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.084x, ये बचेगा। ठीक, अच्छा अब दिस माइनस दिस, भाई ये नहीं है, इसको इधर ले आएंगे 1.03 माइनस 0.96, ये आ गया आपका 0.07। तो यहाँ से x क्या आएगा 0.07 डिवाइड बाई 0.084, 0.07 डिवाइड बाई 0.084, यह है आपका 0.08333, मतलब अप्रॉक्सीमेट करते हैं अगर हम, देखिए अप्रॉक्सीमेट अगर करते हैं तो इसको 0.84 लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, यानी कि अब ये हो गया है आपका, यानी कि हम लोगों ने मैग्नीशियम कार्बोनेट का मास माना था 0.184 ग्राम, ठीक ना। तो MgCO3 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू कितना है 0.84 ग्राम। तो CaCO3 क्या हो जाएगा 1.84 माइनस x, और x की वैल्यू है 0.84, तो ये कितना आ गया 1 ग्राम, सॉरी ये आ गया 1 ग्राम। ठीक है, परसेंटेज निकाल लीजिए अब, परसेंटेज ऑफ MgCO3, मास ऑफ MgCO3 डिवाइड बाय टोटल मास, 0.84 डिवाइड बाय 1.84 इनटू 100,
चेक कर लीजिए कितना आया, 0.84 डिवाइडेड बाई 1.84, 45.65, ये आया आपका 45.65। तो परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना हो जाएगा, घटा दीजिए भाई, ये अगर 46 है तो वो 54 हो जाएगा, यानी कि 54.35%, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, है तो भी बहुत सारा क्वेश्चन। चलिए कुछ बुक के क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग, मैं बुक लेकर के रखा हूँ। क्वेश्चन है इक्वल वॉल्यूम ऑफ, क्वेश्चन आपका है इक्वल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड CH4, सॉरी मासेस है, इक्वल masses of H2O2 and methane have been taken in a container, इसको एक कंटेनर में लिया गया है, ठीक है, has been taken in a container जिसका वॉल्यूम V है और टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक, इन आइडेंटिकल कंडीशन, आइडेंटिकल कंडीशन इन आइडेंटिकल कंडीशन। फिर कह रहा है द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द गैसेस, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसेस विल बी, चार ऑप्शन दे रखा है इसने, 1, 3, 2, 4, चार ऑप्शन में आपके पास है 8:16:1, और तीसरे ऑप्शन में दे रखा है 16:1:2, और इसमें दे रखा है 16:8:1, और इसमें दे रखा है इसने 8:1:2। ये क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन एक बार समझ लीजिए पहले, इक्वल masses of the gases hydrogen, oxygen and methane have taken in a container of volume V at temperature 27 degrees centigrade in identical conditions. The ratio of volume of gases will be, सिंपल है, हो जाएगा, फिर भी मैं सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि हमने लिखा हुआ है तो आई हैव टू सॉल्व इट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऑप्शन को हटा देता हूँ, लेकिन फिर मुझे ऑप्शन, अच्छा चलिए बुक तो है ही, मैं देख लूँगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। फिलहाल मैं इसको हटा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ से स्टार्ट आप करेंगे, इक्वल मासेस दिया हुआ है ना, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्या करेंगे, मोल्स ऑफ निकालिए, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, फिर मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, फिर मोल्स ऑफ मेथेन,
फिर इसका रेशियो देख लेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को ध्यान समझिएगा। वेट इन ग्राम अपान मोलर मास, इक्वल मासेस दिया है तो सबका मास हम x मान लें, तो ये x डिवाइड बाई 2, ये x डिवाइड बाई 32 और ये x डिवाइड बाई इसका मोलर मास 16। ठीक है, तो मोल रेशियो क्या हो जाएगा, मोल रेशियो क्या हो जाएगा, x डिवाइड बाई 2 इज टू x डिवाइड बाई 32 इज टू x डिवाइड बाई 16। क्वेश्चन में आपसे पूछा है मोलर रेशियो ऑफ वॉल्यूम, और हम जानते हैं अवोगाड्रो के हिसाब से कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि सेम यही चीज ऊपर जो आपने लिखा है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि सेम वही चीज। अब इसको सॉल्व करना है तो देखिए x सब में कॉमन है, कट जाएगा, इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है उससे इनटू कर दीजिए सब में, तो ये क्या हो जाएगा 16/32, इसमें सबसे लार्जर है, इनटू करेंगे तो 16 आएगा, ये कट करके 1 आ जाएगा और ये कट करके 2 आ जाएगा, एंड दिस इज द आंसर। 16:1:2। तो इसमें जो ऑप्शन आपका था 16:1:2, यानी कि सी वाला सही था, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, तीसरा वाला सही था। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, पढ़ने से कोई फायदा नहीं, लाइव तो आप लोग हैं नहीं कि तुरंत मैं देख लूँगा कि आप लोगों ने करा कि नहीं करा, सो इट हैज टू बी रिटन ऑन द बोर्ड एंड हैज टू बी सॉल्व्ड अगेन। यह छोड़ दें यार, ये तो हल्का क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चन कुछ ठीक लग रहा है। देखिए क्वेश्चन है, जो दो एलिमेंट x और y हैं, ये मिल करके दो तरह के कंपाउंड बना रहे हैं। टू एलिमेंट x एंड y आर कंबाइंड टू फॉर्म टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड x(y2) और x3(y2). ठीक है, टू फॉर्म टू कंपाउंड्स x(y2) एंड x3(y2). फिर क्या कि इसका अगर 0.1 मोल लिया गया तो इसका जो वेट आ रहा है वो 10 ग्राम आ रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है कि अगर इसका 0.05 मोल लिया जा रहा है तो इसका वेट आ रहा है 9 ग्राम, इसका वेट आ रहा है 9 ग्राम। तो एटॉमिक मास ऑफ x एंड y आर, तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एटॉमिक मास ऑफ x एंड y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फिर 4 ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन का कोई मतलब नहीं, हम लोग सॉल्व करना ही है, तो देखते हैं सीधे। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि x और y दो एलिमेंट है जो कंबाइंड होकर के दो तरह के कंपाउंड बनाते हैं। फिर कह रहा है कि 0.1 मोल ऑफ दिस कंपाउंड वेज इतना, 0.05 मोल ऑफ दिस कंपाउंड वेज इतना। ठीक, यहीं से आपको हिंट मिल रहा है। देखिए 0.1 मोल वेट इज इक्वल टू कितना, 10 ग्राम। तो 1 मोल का वेट कितना हो जाएगा भाई, ये उधर जाकर डिवाइड कर देगा ना, तो ये आ जाएगा 100 ग्राम। तो जब 1 मोल की बात हो जाती है तो हम क्या कहते हैं, 100 ग्राम पर मोल। ठीक, ये पहला काम करा आपने। अब इसी तरह दूसरा काम करिए, इसके लिए 0.05 मोल
बेस कितना 9 ग्राम। ठीक, तो 1 मोल का वेट कितना होगा भाई, वही तो उसका मोलर मास होगा। 1 मोल का वेट कितना हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 0.05, मतलब ये 10⁻⁻², इसको हम लिख देंगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻² डिवाइड बाई 5। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻², 10⁻² को ऊपर ले गए तो ये 100 को आप 5 से आप डिवाइड कर दीजिए, 100 को 5 से डिवाइड करिए, कितना आया 20, तो ये आ जाएगा 180 ग्राम पर मोल। ठीक, अब देखिए मोलर मास यही होगा मॉलिक्यूल का, क्योंकि मैंने आपको डेफिनेशन ही बताया था पहले ही, when any substance is taken just equal to its molar mass is said to have 1 mole। पहले क्लास में आप ध्यान दीजिएगा, मैंने डेफिनेशन बोला था मोल का कि जब किसी सबस्टेंस को उसके मोलर मास के बराबर लेते हैं तो हम कहते हैं कि उसमें 1 मोल ऑफ एंटाइटी है, एटम मॉलिक्यूल और आयन है। तो 180 ग्राम जब आपने लिया इसका मतलब कि 1 मोल आपने लिया, तो ये इसका मोलर मास हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मोलर मास ऑफ, पहले इसके लिए लिखते हैं XY2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए 100, यानी कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 100, दिस इज इक्वेशन 1। सिमिलरली दूसरे वाले के लिए 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 180, ये 2 हो गया। अब ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, क्लास 8 में आपको पढ़ाया जाता है ये। इन क्लास 8 you would have solved linear equation in 1 variable, linear equation in 2 variable, so you can just solve it, although I am just trying to क्या करिए 2 - 1 कर दीजिए, 2 - 1 तो क्या हो जाएगा, देखिए ये कट जाएगा भाई, इसको इसके नीचे आप लिखेंगे ना, प्लस 2y इज इक्वल टू 100, तो ये 2y आपका कैंसिल हो जाएगा। देख लीजिए वही ऊपर में करने जा रहा हूँ, देखिए 3x माइनस 2 सॉरी प्लस 2y और x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 इज इक्वल टू 100, घटाइए कट गया ये, तो क्या मिला 2x इज इक्वल टू 80, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या मिला आपको 40, दोनों में से किसी में भी आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए यहाँ से 40 प्लस 2y इज इक्वल टू 100, प्लस 2y इज इक्वल टू 100, ठीक ना, घट जाएगा 60 आएगा, तो 2y इज इक्वल टू 60 इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 30, तो एटॉमिक मास x का कितना आया 40 ग्राम पर मोल और y का 30 ग्राम पर मोल। ठीक है, क्वेश्चन और देख लेते हैं जो मेरे दिमाग में आ गया अभी से। है तो बहुत सारा क्वेश्चन, अब कोई बुक लेकर के बैठा जाए तो बढ़िया से प्रॉब्लम लगे। देखिए कैलकुलेट, ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट मोलारिटी, नॉर्मेलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ 30 वॉल्यूम H2O2, ये क्वेश्चन है 30 वॉल्यूम H2O2। सॉल्यूशन देखिए,
सॉल्यूशन। देखिए 30 वॉल्यूम H2O2 का मतलब पहले आप समझिए। 30 वॉल्यूम H2O2 मीन्स क्या मतलब कि 1 लीटर ऑफ दिस सैंपल विल लिबरेट 30 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि 1 वॉल्यूम ऑफ दिस सैंपल विल लिबरेट 30 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी। तो हम लीटर में आपको बता रहे हैं ना। इन जनरल x लीटर ऑफ दिस सैंपल, मतलब x लीटर अगर आप लेंगे H2O2 का तो आपको x लीटर वो ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक, अब देखिए मैं यहाँ इसको लिख दे रहा हूँ फिलहाल आपकी सुविधा के लिए। 30 वॉल्यूम H2O2 मीन्स 30 वॉल्यूम H2O2 मीन्स कि 1 लीटर ऑफ दिस सैंपल gives 30 लीटर ऑफ O2 at STP। ठीक, यानी कि 30 लीटर आपको ऑक्सीजन एसटीपी पर इस सैंपल से मिलना है। इसके 1 लीटर से, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के 1 लीटर से आपको 30 लीटर ऑक्सीजन मिलेगा एसटीपी। तो अब हम लोग आते हैं सॉल्व करने की ओर बढ़ते हैं। ये तो इसका मतलब हो गया, और इसके बिना मतलब को जाने आप कभी भी ये न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका कन्वर्जन ही आप नहीं समझ पाएंगे। भाई जब हमको इसका कन्वर्जन समझ में आएगा तभी तो कुछ कर पाएंगे। तो मतलब मैंने समझा दिया, जस्ट ट्राई टू सॉल्व। H2O2 decomposes to give H2O plus O2 in order to balance it. We should have 2 H2O2 gives 2 H2O plus O2. Got it? Now see, 2 into 34 gram gives 32 gram of O2। देखिए न्यूमेरिकली हम ये लिख सकते हैं ना। अब देखिए यहां पे लीटर में आपको दिया गया है 32 ग्राम ऑक्सीजन आपको मिल रहा है ग्राम में, और यहाँ पे वॉल्यूम में है। तो आप ये कह सकते हैं कि 22.4 लीटर। बोलिए, यू कैन से 22.4 लीटर। मैंने बताया था कि हम ग्राम मोल में भी रिलेशन लिख सकते हैं, ग्राम वॉल्यूम में भी, ग्राम ग्राम में, मोल मोल में, ग्राम वॉल्यूम में। यहाँ हम लिखेंगे क्योंकि न्यूमेरिकली हमारे पास क्या है 30 लीटर इससे ऑक्सीजन हमें मिलने वाला है। तो हम लिखेंगे कि 2 मोल ये गिव्स 1 मोल। ठीक ना। तो मैंने बोला ना कि वो लिखना पड़ेगा ना 22.4 लीटर। तो अब देखिए यहाँ पे 22.4 लीटर ऑफ O2 is obtained from कितना 2 into 34 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। ये लिख सकते हैं आप। तो भैया 1 लीटर कितने से मिलेगा 2 into 34 डिवाइड बाई 22.4। तो न्यूमेरिकली 30 लीटर कितने ग्राम हाइड्रोजन पेरोक्साइड से मिलेगा 2 into 34 डिवाइड बाई 22.4 into 30। गेट इट सॉल्व। into 30 divided by 68 into 30 30। ठीक, ठीक, डिवाइडेड बाई 22.4 91.07। ये आ गया आपका 91.07 ग्राम, और यही इसकी मोलारिटी और स्ट्रेंथ हो जाएगी।
कारण क्योंकि मोलारिटी मीन्स व्हाट, और स्ट्रेंथ मीन्स व्हाट, स्ट्रेंथ मीन्स द ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर। खैर अब देखिए मोलारिटी निकालते हैं हम लोग। मैंने क्या बता रखा है, WB अपॉन MB इंटू 1000 डिवाइड बाई V। देखिए ये आपका मोलर मास आया है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का 91.07 डिवाइड बाई मोलर मास कितना 34। अब ये क्या 1000 डिवाइड बाई 1000, क्यों भाई, 1 लीटर सैंपल कंसीडर किया गया ना, तो V इज इक्वल टू 1 लीटर मतलब 1000, तो ये आपका आ जाएगा मोलारिटी। तो 91.07 मेरा आया ही है, इसको डिवाइड कर देते हैं 34 से, तो विल गेट द 2.67, तो मोलारिटी आ गया 2.67, ठीक ना, मोलर। अब आपको क्या निकालना है, नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी के लिए मैंने आपको फार्मूला क्या बता रखा है, E/x इंटू वेट इन ग्राम पर किलोमीटर, x/e इंटू 1000 डिवाइड बाई v। अब x कितना है 91.07 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, देखिए इसमें 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, तो 34 यानी 34 डिवाइड बाई 2 यानी 17, तो ये इसका ठीक 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी इसमें अगर हम इंटू कर दे 4 का तो आंसर मिल जाएगा 91.07 डिवाइड बाई 17, ये हो गया आपका 5.35 नॉर्मल। अब स्ट्रेंथ को भी मैंने आपको बता रखा है, देखिए स्ट्रेंथ मैंने आपको जब नॉर्मलिटी में हो मोलारिटी में हो चेक करके देख लीजिए, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मैंने क्या बता रखा है, मोलारिटी इंटू मोलर मास। तो मोलारिटी आपने कैलकुलेट किया है 2.67 इंटू 34, तो देखिए वही आ गया 91.07 ग्राम पर लीटर। अब देखिए स्ट्रेंथ जब नॉर्मेलिटी में हो, सॉल्यूशन हमारा नॉर्मेलिटी में हो, तो नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट, तो नॉर्मेलिटी हमारे पास कितना है 5.35, इक्विवेलेंट वेट कितना 17, तो अगेन विल गेट सेम 91.07 ग्राम पर लीटर। तो आपका जैसे मन आप वैसे करें। बस आज के लिए इतना करते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के बारे में और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। हालांकि बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन मैंने नहीं कराए, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है, और अभी हम लोग आगे और क्वेश्चन अच्छे लेवल के करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करिएगा, और बिगिनर्स जो होंगे क्लास 11 के बच्चे उनको ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।